जय हिंद साथियों, मैं वीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प विद संदीप के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मेरे प्यारों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी ट्री 2.0 परीक्षा के बारे में, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में है। ठीक है जी हाँ, आज का ये जो वीडियो होने वाला है मेरे प्यारों, ये होगा सामान्य अध्ययन विषय के अंतर्गत ज्योग्राफी का। क्या होगा? सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी का ये मैराथन होगा। लगभग 1 घंटे का यह वीडियो होगा। इसमें 20 प्रश्न हैं मेरे प्यारों। भले ही 20 प्रश्न हैं, लेकिन लगभग 100 प्रश्न के बराबर है वो, क्योंकि जो मैं प्रश्न करवाऊंगा उसका एक्सप्लेनेशन जो होगा, जो उसका व्याख्या होगा, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां से डायरेक्ट प्रश्न मिल जाएंगे आपको। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए हम लोग शुरू करते हैं बीपीएससी 2.0 का 20 सीरीज। इसमें चूंकि हम 20 प्रश्न को ही शामिल करेंगे, 20 प्रश्न पढ़ने में हमको 1 घंटे से ज्यादा लग जाएंगे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? 20 सीरीज। तो 20 सीरीज के अंतर्गत मेरे प्यारों, ये आज का हमारा पहला वीडियो है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बाकी आपकी जो भी अपेक्षाएं होंगी हमसे, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जान सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारों, ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? देखो मेरे प्यारों, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। एक है कौर निकोबार, दूसरा है बड़ा निकोबार, और है लिटिल अंडमान, और एक है कोको द्वीप। अरे मेरे प्यारे, जरा इसको बताने का कोशिश करिए ना। ठीक है, इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? ठीक है, तो मेरे प्यारों 4 ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं कि जो इंदिरा पॉइंट है किस द्वीप पर स्थित है, तो मेरे प्यारों उसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बड़ा निकोबार। क्या? बड़ा निकोबार। ध्यान देना, बड़ा निकोबार को हम लोग ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार भी कहते हैं मेरे प्यारों। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। और ध्यान देना, ये जो ग्रेट निकोबार है ना, आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानते होंगे, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अंडमान नहीं बल्कि निकोबार द्वीप के अंतर्गत आता है बड़ा निकोबार, जिसे हम लोग ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट। क्या स्थित है मेरे प्यारों? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर दक्षिणतम बिंदु की बात कर लिया है इस प्रश्न में, तो सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी की हम बात कर लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारों, जरा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं मान लेता हूँ कि हमारा भारत है। मैं एक छोटा सा मैप बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जरा सा साथ दीजिएगा। पहले मैं इसको बना ही लेता हूं, ठीक है ना? जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। यहां ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, यहां ध्यान दीजिए आप प्लीज। तो हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है? भारत का एक मैप है मेरे प्यारों। क्या है? भारत का एक मैप है। अब ये जो भारत का मैप है मेरे प्यारों, है ना, देखिए यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बहुत ध्यान समझने का प्रयत्न करिएगा। यहाँ पे क्या है? ये 4 द्वीप है, जिसको हम लोग अंडमान कहते हैं। फिर यहाँ पे इस प्रकार से क्या है? निकोबार द्वीप है। ठीक है, अब ये जो मेरे प्यारों अंडमान द्वीप है ना, देखो ये वाला जो द्वीप है यहाँ पे दक्षिण में, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है मेरे प्यारों? इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और ये वाला जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है? तो इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। क्या है इस द्वीप का नाम? ग्रेट निकोबार नाम है। क्या है मेरे प्यारों? ग्रेट निकोबार नाम है। ठीक है, ग्रेट निकोबार। अभी ऐसा जिक्र आएगा तो मैं आगे प्रश्नों में भी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गई इंदिरा पॉइंट।
अब अगर बात करें कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है मेरे प्यारों इंदिरा काल। क्या है? इंदिरा कॉल। ये क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अब अगर हम बात करें भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की, तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम है किविथु। क्या है? उसका नाम है किविथु या वालांगू। क्या है? किविथु या वालांगू। और यदि हम बात करें भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की, तो इसका नाम है गोरमाता, गोरमाता या गुहार मोती, गोरमाता या गुहार मोती। ठीक है, ये हो गया भारत के सभी चारों बिंदु की। ठीक है, ध्यान दीजिए सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो यानी ये जो वालांगू या किबिथु है ये किस राज्य में है, तो मेरे प्यारों ये है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। यानी कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। क्या है मेरे प्यारों? सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। और इंदिरा काल की बात करें तो ये कहाँ है? तो ये वर्तमान में जो लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। और लद्दाख वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछता है सबसे उत्तरी राज्य, तो सबसे उत्तरी राज्य यहाँ पे हिमाचल है, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गया है? लद्दाख, और ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर हो गया। तो यहाँ पे जो बसता है ये वाला हिस्सा, ये क्या है? एचपी है। तो ये जो एचपी है यह है भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। ठीक है, जबकि सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख हो जाएगा। और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अब आप कह रहे होंगे सर जी दक्षिणतम बिंदु तो केप किमुर या कन्याकुमारी भी होती है। बिल्कुल होता है मेरे प्यारों। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत का देखो ये मुख्य भूमि, ये तो द्वीप, ये तो पूरा द्वीप है ना मेरे प्यारों। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तब आप कहेंगे केप केमोरिन, केप केमोरिन या कन्याकुमारी। केप केमोरिन या कन्याकुमारी। ठीक है, ये हो गया भारत का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु, और साथ ही इंदिरा पॉइंट के बारे में। ठीक है, ध्यान देना इंदिरा पॉइंट को एक और नाम दिया जाता है। इंदिरा पॉइंट को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। न सिर्फ पिग्मेलियन पॉइंट बल्कि एक और नाम दे दिया जाता है, एक और नाम दे दिया जाता है जिसका नाम क्या है प्यारों? जिसका नाम है पार्सन पॉइंट। क्या? पार्सन पॉइंट। ठीक है, क्लियर है बात? इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है ना? आते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए मेरे प्यारों, यहाँ प्रश्न का नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है भले ही, लेकिन हमको नंबरिंग से कुछ नहीं लेना है। हमको 20 प्रश्न करने से मतलब है। ठीक है, जो पीपीटी बना रहा था उसमें थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। जो प्रश्न था कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न तो हमको 20 पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा प्रश्न है कि थारू जनजाति का निवास कहाँ है? ऑप्शन है आपके बिहार में, या उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश बिहार दोनों में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो मेरे प्यारों इसका सबसे जबरदस्त उत्तर होने वाला है क्या? ए और बी दोनों में ही। यानी जो थारू जनजाति है ये बिहार में भी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है मेरे प्यारों। ठीक है, क्या बिहार में भी और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में ये थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ डीप जानने लायक नहीं है। तीसरे की हम बात करें, ध्यान रखना कि आपको जनजाति के बारे में भी पढ़ के अच्छे से जाना है। क्लियर है ना? जी हाँ। तीसरे प्रश्न की अगर बात करें, देखिए प्रश्न को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, खैर कोई बात नहीं, हमें क्या, हमें तो प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है मेरे प्यारों, यहां समझिए, चलिए ध्यान दीजिए। ये वाला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर, ध्यान दीजिएगा, अंडमान और निकोबार का सर्वोच्च शिखर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो उसका जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है? सैडल पीक है। सैडल पीक को ही क्या कहते हैं? कल्याण शिखर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्याण शिखर भी कहते हैं। सैडल पीक स्थित है, कहाँ स्थित है भैया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में, या मध्य अंडमान में, या लघु अंडमान में, या उत्तरी अंडमान में? तो मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है
कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरी अंडमान में। कहाँ? उत्तरी अंडमान में। ध्यान देना, ये उत्तरी अंडमान द्वीप है कहाँ पे, मैं यहीं पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं, यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लीज। हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे, चलिए ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने पीछे एक इस प्रकार से कुछ मैप बनाया था, ठीक है, इस प्रकार से कुछ मैप हमने बनाया था, और जब मैंने मैप बनाया था तो फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया था, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको समझाया भी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको समझाया भी, यहां ध्यान दीजिए, इस प्रकार से यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मैंने बनाया और समझाया भी। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था। कैसे बनाया हुआ था, बट जरा सा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ देखिए, यहाँ पे एक अंडमान हो गया, एक अंडमान समूह यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक निकोबार हो गया, यहाँ पे मध्य निकोबार हो गया, और यहाँ पे बड़ा निकोबार हो गया, जिस पर इंदिरा पॉइंट था। क्या था मेरे प्यारों? जिस पर इंदिरा पॉइंट स्थित था, ठीक है जी हाँ। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं नामकरण करूं इनका, अगर मैं इनका नामकरण करूं मेरे प्यारों, तो नाम देख लीजिएगा किसका कौन सा नाम होगा। ये जो है इसका नाम है उत्तरी अंडमान। क्या है? इसका नाम है उत्तरी अंडमान। इसका नाम है मध्य अंडमान। क्या नाम है? इसका नाम है मध्य अंडमान। इसका नाम है दक्षिणी अंडमान। क्या नाम है? दक्षिणी अंडमान। और इसका नाम है लिटिल अंडमान। क्या नाम है? लिटिल अंडमान। इसका नाम है कार निकोबार। क्या? कार निकोबार। और इसका नाम है बड़ा निकोबार। आपको पता ही, अभी हमने पीछे ही बताया आपको, ठीक है। अब ध्यान देना आप, ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, कह रहा है कि इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है, पल्याण शिखर, किस द्वीप पर है, ठीक है। तो मेरे प्यारों, इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तरी अंडमान। अरे बोलो क्या? यहाँ पे उत्तरी अंडमान में, यहाँ पे है मेरे प्यारों, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है मेरे प्यारों? तो ये है सैडल पीक चोटी। क्या है? सैडल पीक चोटी, ठीक है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मेरे प्यारों ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और द्वीप है, ठीक है। इस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है? इस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। और ये जो कोको द्वीप है ना, इस पर किस देश का अधिकार है? तो इस पर अधिकार है मेरे प्यारों म्यांमार का। किस देश का अधिकार है? म्यांमार का, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बीच में जो पानी वाला क्षेत्र इस प्रकार से गुजरता है, इसको कहते हैं कोको चैनल, ठीक है जी हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। ये प्रश्न तो हमने करवा दिया था ना, जी हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जी हाँ, आपके समक्ष ये प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, कितना है मेरे प्यारों? भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो कह रहा है पहला ऑप्शन, तट से 3 समुद्री मील तक, या तट से 6 समुद्री मील तक, या तट से 12 समुद्री मील तक, या तट से 24 समुद्री मील तक। अरे मेरे प्यारों, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरा शेयर कर दीजिए ना, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। जब स्टूडेंट्स देखेंगे, उनको यहाँ से प्रश्न मिलेगा, जब वे अप्रिशिएट करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, और हम इस प्रकार के और भी वीडियोस बनाएंगे जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है मेरे प्यारों। आइए समझते हैं चीजों को। तो मैंने कहा कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो मेरे प्यारों इसका जो सही उत्तर होगा ना, इसका सही उत्तर आप सभी को पता है, नहीं पता है तो यहाँ ध्यान दीजिए, तट से 12 समुद्री मील तक है। कितना है मेरे प्यारों? तट से 12 समुद्री मील तक है। अब ध्यान देना,
प्रादेशिक समुद्री सीमा तो जान गए, लेकिन जो भारत है ना, भारत के कितने जल क्षेत्र हैं, कितने जल क्षेत्र हैं? तो भारत के 3 जल क्षेत्र हैं। एक तो प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी प्रादेशिक जल क्षेत्र, दूसरा अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, और तीसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान देना मेरे प्यारों, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। पहले वाले का नाम क्या है? प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, और दूसरे वाले का नाम क्या है? अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल, या इसी को कहते हैं संलग्न क्षेत्र, या इसी को और क्या नाम देते हैं? संलग्न क्षेत्र भी कहते हैं। और जो तीसरा है ना मेरे प्यारों, तीसरा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तीसरा का नाम है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या नाम है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है मेरे प्यारों, ध्यान देना। 3 प्रादेशिक, एक तो हो गया प्रादेशिक, और दूसरा हो गया अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, और तीसरा हो गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये भारत के 3 जल क्षेत्र हैं, ठीक है। अब इन 3 जल क्षेत्र में से एक आपसे पूछा था प्रादेशिक समुद्री सीमा, तो ये तट से कितना है जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है? आइए यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाते हैं और जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। जल्दी से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं। देखिए मैं निचला हिस्सा बना रहा हूं इसका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। ठीक, कुछ इस प्रकार से है ना। अब ध्यान देना, जो भारत है ना, भारत का जो दक्षिणी भारत है, हम कई बार सीधी लाइन खींच देते हैं, जबकि जो तट होता है ना देश का, हमारे देश का जो तट है, भारतीय तट है, चाहे किसी भी देश का तट है, वो एकदम सीधे नहीं होती है, वो टेढ़े मेढ़े होती है, ठीक है। अब अगर टेढ़े मेढ़े होती है मेरे प्यारों ना, अब अगर टेढ़े मेढ़े होती है तो इन टेढ़े मेढ़े जो तट रेखा है, इनको मिलाने के लिए काल्पनिक रेखा खींची जाती है, इनको आपस में मिलाने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, और इस काल्पनिक रेखा का नाम क्या दिया जाता है? देखो ये तो हो गया क्या? तट रेखा, ठीक है। ये क्या हो गया? तट रेखा, और एक ये हो गया काल्पनिक रेखा, ठीक है, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? ये हो गया काल्पनिक रेखा। अब ये जो काल्पनिक रेखा है, जो आपने 12 नाटिकल मील लिखा ना, इस काल्पनिक रेखा से मापा जाता है, जो यहाँ पे मिलाई जा रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने बताया कि भारत के कितने भाई मंडल खींचे गए हैं, कितने जल क्षेत्र है? 3 है। तो एक तो हो जाता है इस प्रकार से, इसका कलर चेंज कर देना, व्हाइट से कर देते हैं, चलो ध्यान दो। एक तो ये है, सिर्फ एक ही साइड नहीं, दोनों तरफ होगा ऐसे, ठीक है। मैं एक साइड बना के बता दे रहा हूं। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है यह कितना है? यह है 12 नाटिकल मील तक। कितना? 12, ठीक है। उसके बाद एक जो दूसरा एरिया है, ठीक है, उसका नाम था अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, ठीक है। तो वो यहां से लेकर के यहां तक, ध्यान रखना, तट रेखा से लेकर के, यानी जो आधार, सॉरी, इसको तट रेखा कहते हैं। और ये वाली जो लाइन हमने खींचा हुआ है यहाँ पे, ये गुलाबी कलर से, इसका नाम है आधार रेखा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आधार रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आधार रेखा से मापा जाता है। ये 2 हो गया। और जो तीसरी है बेटा, ठीक है, तीसरी को समझिएगा, तीसरा जो क्षेत्र है वो है यहां तक 200 नाटिकल मील तक, यानी आधार रेखा से कहां तक? 200 तक। एक तो हो गया कितना? एक हो गया 12, ये 12 समुद्री मील तक, ये यहां से लेकर के यहां तक 24 समुद्री मील तक, और ये आधार रेखा से लेकर यहां तक 200 नाटिकल मील तक। ये भारत के 3 समुद्री क्षेत्र हैं। अब इन तीनों समुद्री क्षेत्रों की अगर बात करें तो आधार रेखा से जो 12 तक है, यहां भारत को पूरी तरह से अधिकार है, भारत कुछ भी कर सकता है, ठीक। फिर जो 24 नाटिकल मील वाला क्षेत्र है, यहां पे भारत को 3 तरह के अधिकार हैं। एक तो वित्तीय अधिकार है, यानी यहाँ पे बंदरगाह बना करके यहाँ से व्यापार कर सकता है। दूसरा साफ सफाई करने का अधिकार है, चूंकि इसके क्षेत्र में आता तो साफ सफाई कर सकते हैं। तीसरा
कर वसूली करने का अधिकार। मान लेते जानते हैं कि जो बड़े बड़े सामान होते हैं, जो माल वाले जहाज होते हैं जिनसे माल मंगाया जाता है, अगर कोई भी जहाज हो, चाहे माल वाली हो, चाहे कोई क्रूज हो, ठीक है, अगर वो 24 नॉटिकल मील के अंदर प्रवेश करेगी तो क्या कर सकती है सरकार? टैक्स वसूल कर सकती है, कर वसूल कर सकती है। अरे ऐसे समझो ना, जैसे आप टोल टैक्स देखे ना, सड़क पे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से रहता है समुद्रों में भी, ठीक है। यहाँ का नियम अलग है, यहाँ का नियम अलग। क्लियर है? जी हाँ। और तीसरा जो है 200 नॉटिकल मील तक, यहाँ पे भी 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। एक तो अधिकार दिया गया है 200 नॉटिकल मील वाले में कि भैया आप क्या कर सकते हैं? परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। और एक अधिकार दिया गया है कि आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। और तीसरा एक और है कि आप द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी 200 नॉटिकल मील वाले क्षेत्र में अगर आप द्वीप बना सकते हैं तो आप द्वीपों का निर्माण बिल्कुल कीजिए, द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरे प्यारों भारत का जलीय क्षेत्र। तो अगर बात करें कि भारत के कितने जलीय क्षेत्र हैं, तो भारत के तीन समुद्री सीमा है। कितने? 3 समुद्री सीमा, 3 समुद्री सीमा है, ठीक है। कौन कौन सा? एक बार मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूं, आप लोग एकदम माइंड में बैठा के रख लीजिएगा। पहला क्या नाम था? प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा। दूसरा अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र। और तीसरा क्या है मेरे प्यारों? तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। तो ये भारत के 3 समुद्री सीमाएं हैं। देख रहे हैं आपको प्रश्न तो एक है, लेकिन न जाने कितनी चीजों को आपको यहीं पे बता दिया जा रहा है। ध्यान दीजिए, ये सब जो मैं बना रहा हूं ना, सारा का सारा ऐसे ही एकदम सेव रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सारा का सारा जो मैंने अतिरिक्त जोड़ा हुआ है ना, वो भी इसमें सेव रहेगा, ठीक है। वो भी कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो चाहिए, अगर मतलब जैसे पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे प्यारों, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आज का ये अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। अब यहां भी जरा सा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, कह रहा है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। पहला पूछता है तो लोग भैया चलो गुजरात मार के आओ, लेकिन अगर दूसरा आपसे पूछ ले कि भारत का दूसरा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो मेरे प्यारों 4 ऑप्शन है। गुजरात है, तमिलनाडु है, या आंध्र प्रदेश है, या महाराष्ट्र है। तो मेरे प्यारों इसका सही उत्तर होने वाला है, इसका सही उत्तर होने वाला है आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। ध्यान देना, गुजरात नंबर 1 पे है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे है, तमिलनाडु नंबर 3 पे है, ठीक है। और अगर आपसे कहीं गलती से कह दे कि भैया सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है मेरे प्यारों, कौन सा है जरा बता दीजिए। तो गोवा है। क्या है? इसका सही उत्तर होने वाला है गोवा। तो सबसे छोटा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है मेरे प्यारों। क्या है वो गोवा है, ठीक है। जी हाँ, इसको भी आप नोट करके रख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तट राज्य, अभी अब तटीय राज्य की बात हो रही है तो यहाँ पे 1 मिनट का समय आपसे और लेंगे हम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जरा सा प्लीज। देखिए, तट जो है यहां से लेकर के, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक है पूरा, ठीक है ना। ठीक, अरे चलो जैसे ही बन रहा है बनाओ, हटाओ, ठीक है। उसको यहाँ मेडल थोड़ी जीतना है हम लोग को, ठीक है ना, कि मेडल जीतना है। अरे बस हमको समझ में आ गया, उसी से मतलब होना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कई बार आदत सी होती भाई कि अच्छे से ही बनाया जाए, है ना।
कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए, मैं तट रेखा की बात कर रहा था, यहाँ एकदम बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा तभी समझ पाएंगे। ठीक है, यहां से लेकर के भाई यहां तक आपको पता है पूरा क्या है, जलीय एरिया है। क्या है? पूरा जल एरिया है। ठीक है, अच्छे समझ लीजिए जब चीजें, इसीलिए मैंने तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है कि मैं आपको अच्छे से उस टॉपिक के बारे में ही कवर करवा दूं। ठीक है, उस टॉपिक से बनने वाले सारे के सारे प्रश्न ही आपसे छूटे ही ना। ठीक है, जितने प्रश्न बने आप सारे के सारे प्रश्नों को हल कर लें, एक भी प्रश्न आप न छोड़ें, मैं यही चाहता हूं। ठीक है जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। चलो, ये हो गया भैया तट। ठीक है, अब तट हो गए तो तटों को समझने का प्रयत्न कीजिएगा आप। ठीक है, ऐसा नहीं भैया छोड़ दें, है ना। यहां ध्यान देना, आप यहां ध्यान देना, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा कौन सा राज्य है? तो ये है मेरे प्यारों गुजरात है। क्या है ये गुजरात है। ठीक है, इसके बाद यहां से लेकर के इस प्रकार से यहां तक अगर हम बात करें, ये क्या है? तो मेरे प्यारों ये है महाराष्ट्र। क्या है? ये महाराष्ट्र है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये प्यारों ये है कर्नाटक। क्या है? ये है कर्नाटक। और ये छोटा सा हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं गोवा। क्या कहते हैं मेरे प्यारों? गोवा कहते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारों? केरल कहते हैं। क्या कहते हैं? केरल कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, केरल को इधर लिख दे थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे केरल है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे केरल है। अब ध्यान देना, ये केरल तक हो गया। अभी यहाँ फोकस करिए। अब इधर जब आप आएंगे तो ये वाला हिस्सा में क्या है? तमिलनाडु है। क्या है ये है तमिलनाडु। उसके बाद जब आप आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्या? आंध्र प्रदेश। क्या मिल जाएगा? आंध्र प्रदेश। अब देखिए एकदम एक्यूरेट तो मैं नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको दर्शा दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे है उड़ीसा। क्या है? यहाँ पे है उड़ीसा। और ये वाला थोड़ा सा हिस्सा और प्लस ऊपर, यहाँ से लेके ऊपर तक जाता है। यहाँ पे क्या है? पश्चिम बंगाल है। क्या है मेरे प्यारों? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये हमारा भारत है। भारत के इधर क्या है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 4 राज्य पूर्वी तट पर है। और ध्यान देना मेरे प्यारों, एक महत्वपूर्ण ही बात ध्यान देना, यहाँ पे इधर भारत का इधर वाला जो जलीय हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ठीक है जी हाँ, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। लेकिन अगर हम इधर बात करें कि इधर क्या कहते हैं मेरे प्यारों, तो इधर कहते हैं हम लोग अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर कहते हैं। ठीक है, तो अरब सागर कहाँ है? भारत के पश्चिम की तरफ क्या है? अरब सागर, यानी पश्चिमी तट से अरब सागर है, पूर्वी तट पर बंगाल खाड़ी है। अब ध्यान देना, अरब सागर से पूछता है कि कितने राज्य सटे हैं? तो 5 राज्य सटे हैं। कितने? 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। और अगर पूछता है कि बंगाल की खाड़ी या पूर्वी तट से कितने राज्य सटे हैं, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, टोटल मिलाकर के 4 राज्य सटे हैं। अब इनमें अगर सबसे पूछता है कि भाई सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? गुजरात। ठीक है, गुजरात क्या है? सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है। क्या है? सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य, तो यहाँ पे गोवा, जैसा कि मैंने पिछले वाले स्लाइड में आपको बताया ही। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। ठीक है, अब ये है आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि कूट के हिसाब से करना था, लेकिन मैं वैसे ही भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपसे प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न को जरा पहले ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर की पहचान कीजिए या चयन कीजिए। ये आपका है। हालांकि यहाँ पे मैंने कूट लिखा नहीं है, डायरेक्ट जो सूची 1 है, सूची 2, इसको डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। डायरेक्ट हमने क्या लिखा? पीपीटी टीम ने ऐसा कर दिया। कोई बात नहीं, ध्यान समझिए। अब बताइए कि ये जो देखिए इधर क्या है? इधर दर्रे हैं। इधर क्या है? दर्रे हैं। और इधर क्या है? राज्य है। यानी आपको ये बताना है कि ये जो दर्रे हैं,
ये किस राज्य में पाए जाते हैं उसी का आपको मिलान कर देना है। तो बनिहाल दर्रा कहाँ पाया जाता है मेरे प्यारों? तो बनिहाल दर्रा पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रे की बात करें तो नाथुला दर्रा पाया जाएगा सिक्किम में। नीति दर्रा की बात करें तो नीति दर्रा कहाँ पाया जाएगा? उत्तराखंड में। और सीप किला की बात करें तो सीप किला कहाँ पाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान देना, हिमाचल प्रदेश में न सिर्फ सीप किला बल्कि एक दर्रा और होता है जिसका नाम है रोहतांग। क्या है? रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, और सिपकिला दर्रा, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में न सिर्फ नीति दर्रा बल्कि एक दर्रा और है माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ठीक है, क्या क्या? माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, इस प्रकार से कई सारे दर्रे हैं। सिक्किम में बात करेंगे तो नाथुला दर्रा एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्किम में एक झील है चोलामू झील, में आगे इसकी चर्चा करूंगा। क्या, कौन सा झील है? यहाँ पे एक झील है चोलामू झील। क्या है? चोलामू झील, इसके बारे में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो बनिहाल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है, ठीक है, ये सभी दर्रे कहाँ पे है मेरे प्यारों? ये सभी दर्रे जम्मू कश्मीर में। ठीक है जी हाँ, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि देश तथा उसके राजधानी के संबंध में, देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? कह रहा है कि ये एक तरफ क्या दिया गया है? एक तरफ आपको देश दे दिया गया है और एक तरफ क्या दिया गया आपको? राजधानी दिया गया है। तो मेरे प्यारों आपको यह बताना है कि कौन सा जो युग्म है गलत है। तीन इसमें मिलाया गया सही है, एक गलत है। कौन सा गलत है वही आपको बताना है, जरा बताएं हमको प्लीज। अरे यार लेकिन हम लोग तो लाइव कहाँ है? ठीक है, हम लोग लाइव नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वेनेजुएला की राजधानी कराकास, ये बिल्कुल सही है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, गैबन की राजधानी क्या है? गलत है। गैबन की राजधानी बंजुल कर दिया, बिल्कुल गलत है। तो गैबन की राजधानी बंजुल बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा मेरे प्यारों? बैगन की राजधानी क्या होगा? देखिए ध्यान से उतर रहा है, एक सेकेंड। गैबन की राजधानी, हाँ, लिवरे विले होगा। क्या होगा? लिवरे विले, लिवरे विले होगा। ये गैबन की राजधानी है मेरे प्यारों। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देख पा रहे होंगे तो विश्व के जो देश हैं महत्वपूर्ण, उनकी राजधानियों के बारे में आपसे भी पूछा जा सकता है बीपीएससी ट्री 2.0 में। ठीक है जी हाँ, आगे ध्यान दीजिए। अगर हम आगे बात करें, अगला प्रश्न है मेरे प्यारों, कह रहा है आपसे कह रहा है कि कश्मीर घाटी स्थित है। कहां स्थित है? बताओ भैया, कश्मीर घाटी कहां स्थित है? कांगड़ा और धौलाधार श्रेणियों के बीच, या पीर पंजाल एवं हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच, या महाभारत और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के बीच, या पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के बीच? बताएं कहां पाया जाता है। चार ऑप्शन है आपके समक्ष इसका उत्तर देने के लिए। आप लोग इसका उत्तर जरूर करें, अभी मैं मैप बना करके उसको समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। ठीक है, कश्मीर घाटी कहां पाई जाती है? तो सबसे पहली बात की जो कश्मीर घाटी है कहां पाई जाएगी? कश्मीर में ही। कहां पाई जाएगी? कश्मीर में। अब कश्मीर में कौन कौन सी पर्वत पठार पहाड़ हैं ये जानेंगे तभी मजा आएगा। कांगड़ा कोई पहाड़ नहीं है, पर्वत नहीं है, ये कांगड़ा एक घाटी, कुल्लू कांगड़ा एक घाटी, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये धौलाधार श्रेणी, ये तो पर्वत लेकिन ये नहीं है, यानी ये क्या होगा? ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। पीर पंजाल एवं हिमाद्री पर्वत श्रेणियां, यही सही है। ठीक है, बाकी ये तीन क्या है? गलत है। ये क्या है? पीर पंजाल, और ये वाला, तो ये वाला क्या है मेरे प्यारों? यही सही है। ठीक है, क्या? पीर पंजाल एवं हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में। ठीक है, हिमाद्री का मतलब है ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय की बात कर रहा है। ठीक है मेरे प्यारों, अब इसी चीज को आइए थोड़ा सा मैप बना लेते हैं और मैप पे थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, ताकि आपको यहां से जो भी प्रश्न बनने वाले हों एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी ध्यान देना, कुछ घाटी प्रमुख होते हैं जिनके बारे में जानना बेहद ही आवश्यक होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं पूरा तो नहीं बनाऊंगा, थोड़ा ही बनाऊंगा जितने की मुझे आवश्यकता है। ठीक है ना?
चलिए, हमें पूरे की आवश्यकता है भी नहीं, ठीक है, इसलिए हम पूरा बनाएंगे भी नहीं, ठीक है, हम इतने की ही आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करने जा रहे हैं हिमालय पर्वत श्रेणी की। देखिए, हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं। एक तो इस प्रकार से है जिसको हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरा कई भाग में टूट टूट के है। कश्मीर में अलग है, हिमाचल प्रदेश में अलग है, उत्तराखंड में अलग है, नेपाल में अलग है, फिर आगे जाके यहीं पे मिल जाती है। उसके बाद एक और है जो तीसरा इस प्रकार से है। तीसरा ये वाला बॉर्डर पकड़ते हुए आती है और यहाँ पे ये भी मिल जाती है आगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। अगर हम बात करें कश्मीर घाटी की तो मेरे प्यारों ध्यान देना, ये है, देखिए प्रश्न पर एक बार हम आ जाते हैं। प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न में मैंने बताया पीर पंजाल एवं हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में। अब इस पर ध्यान दीजिएगा फिर से, ये जो लघु हिमालय ना बच्चा, ये जो लघु हिमालय है, तो लघु हिमालय की जितने भी अलग अलग श्रेणियां हैं इसको कहा जाता है पीर पंजाल। इसका नाम क्या है, पीर पंजाल। इसका नाम है धौलाधार या हिमाचल हिमालय भी इसको कहते हैं, धौलाधार श्रेणी। इसका नाम है मसूरी श्रेणी। क्या नाम है, मसूरी। इसका नाम है महाभारत। इसका नाम है नाग टिब्बा। तो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमको किससे लेना है, कश्मीर घाटी से। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कश्मीर है, ये देख रहे हैं क्या है, ये पीर पंजाल है, और ऊपर ये पूरा जो जा रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हिमाद्री। क्या कहते हैं मेरे प्यारों, हिमाद्री कहते हैं। तो हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में यहीं पर क्या पाया जाता है, यहीं पर पाया जाता है मेरे प्यारों, यहीं पर पाया जाता है क्या, कश्मीर घाटी। यहीं पर क्या पाया जाता है, कश्मीर घाटी। हिमाचल में कुल्लू कांगड़ा घाटी, ठीक है, इस प्रकार से। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी पाई जाती है। क्लियर है बातें, जी हाँ। आइए आगे बात करते हैं। जी हाँ, अच्छा, यहां पर अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि हिमालय की 3 श्रेणियां, हिमालय की 3 श्रेणियां होती हैं। 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन से, उस पर जरा सा फोकस करिएगा। पहला पहला क्या है मेरे प्यारों, तो पहला है बृहद हिमालय। क्या है, पहला क्या है, बृहद हिमालय, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरों को कहते हैं, दूसरे वाले को कहते हैं लघु या मध्य हिमालय। क्या कहते हैं, लघु या मध्य हिमालय। और तीसरे को कहते हैं शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं मेरे प्यारों, तीसरे को कहते हैं शिवालिक हिमालय। तीसरे को कहते हैं शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो हिमालय की ये 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, ठीक है, जी हाँ। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये। कह रहा है कि रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है। कह रहा है रबी की फसल। देखिए, जो फसल होती है वो 3 प्रकार का होता है, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। फसलों की बात करें, ठीक है, तो फसलें 3 प्रकार की बोई जाती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक तो बोई जाती है रबी की फसल। एक क्या बोई जाती है, एक बोई जाती है रबी की फसल, रबी की फसल। एक बोई जाती है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। और एक बोई जाती है जायद की फसल, जायद की फसल, ठीक है। ठीक है, जायद की फसल। अभी आपको इसको ध्यान में रखना है कि भाई रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, ये 3 फसलें होती हैं। उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो रबी की फसल है ना, ये जो रबी की फसल है ये किस महीने में बोई जाती है। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, जनवरी फरवरी, या मार्च अप्रैल, या जून जुलाई, या अक्टूबर नवंबर। तो मैं बता दूं मेरे प्यारों, रबी की फसल, अच्छा मैं रबी की फसल के बारे में बता दे रहा हूँ, आप लोग बता दीजिए कि ये किस महीने में बोई जाती है। रबी की फसल
जो इस समय फिलहाल इसमें बोई जा रही है, ठीक है। इसमें कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर नवंबर। यानी रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? कौन कौन आएंगे मेरे प्यारों? रबी की फसल के अंतर्गत आएंगे गेहूं, सरसों, चना, मटर इत्यादि। सभी क्या है? रबी की फसल है, ठीक है। तो रबी की फसल की जो बुआई होती है कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। जून जुलाई में जो बोया जाता है वो बोया जाता है खरीफ की फसल। क्या बोया जाता है? खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल में जून जुलाई का मौसम वही है बारिश वाला मौसम। अब बारिश वाले मौसम में जितने भी फसल लगाए जाते हैं, जैसे धान हो गया, ठीक है, तो बारिश वाले मौसम में जितने भी चीज लगाए जाएंगे वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वे सारे के सारे खरीफ की फसल कहलाएंगे। और मार्च अप्रैल के समय में, यानी जब हम गेहूं काटते हैं मार्च अप्रैल के समय में बोया जाता है, सब्जियां बोई जाती हैं, ठीक है, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, खीरा, ककड़ी इत्यादि बोया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जायद की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? जायद की फसल कहते हैं, ठीक है। वो कब बोया जाता है? मार्च अप्रैल में। कौन सा? जायद का फसल, ठीक है। खरीफ की फसल हो गया और यहाँ पे रबी की फसल, ठीक है। जी हाँ, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है मेरे प्यारों, अगला सवाल है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ध्यान समझिएगा। ऑप्शन है आपके श्रीनगर, उत्तराखंड, मनाली या रानीखेत। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इसका नाम है, यानी कि ये क्या है? एक प्रकार का पार्क है, ठीक है। ये क्या है? पार्क है, एक प्रकार का उद्यान है, ठीक है। इसके बारे में पूछा जा रहा है जो ट्यूलिप गार्डन है ये कहाँ पे है? तो मेरे प्यारों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर में है। श्रीनगर में बन रहा है। यहाँ पे पर्यटन बहुत तगड़ा आ रहे हैं। क्या? पर्यटक, ठीक है। जब पर्यटक आएंगे तो यहाँ अपना पैसा खर्चा करवाई करेंगे, ठीक है। पैसा खर्चा करेंगे तो भारत की आय बढ़ेगी, ठीक है, भारत सरकार की आय बढ़ेगी। इसीलिए एशिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है? श्रीनगर में बनाया जा रहा है। और श्रीनगर में इस समय घूमने लायक तो भैया है ना, बल्ले बल्ले। आप उत्तराखंड घूमिए, हिमाचल प्रदेश घूमिए, जम्मू कश्मीर घूमिए, यही तो घूमने का मौसम है, ठीक है। आप इस समय जो न्यूली मैरिड लोग हैं वो जा सकते हैं भाई, उनके लिए तो सोने पे सुहागा। हाँ, घर वाले भी परमिशन देंगे, लो बच्चा 10,000 हो लो, जाओ घूम के आओ अच्छे से, तो आप जा सकते हैं। लेकिन वास्तव में घूमने वाला जो मौसम है, उत्तर भारत का हिस्सा, उत्तरी हिस्सा, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जैसे आप सुने होंगे डलहौजी जाना है, मसूरी जाना है, कुल्लू कांगड़ा घाटी में जाना है, कश्मीर घाटी में जाना है, तो यही समय है सबसे बढ़िया, जा सकते हैं आप, ठीक है। जी हाँ, तो कहाँ बनाया जा रहा है ट्यूलिप गार्डन? श्रीनगर में बनाया जा रहा है, ठीक है। जी हाँ, आगे अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा मेरे प्यारों, एक सेकंड थोड़ा सा, जी हाँ ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो उत्तर ऑप्शन है आपके पालनी पहाड़ी, या सेवाराय पहाड़ी, या नीलगिरी पहाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारों इसका सही उत्तर है क्या? नीलगिरी पहाड़ी। क्या? नीलगिरी पहाड़ी पर क्या मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर के मिलते हैं, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पर एक चित्र बना दे रहा हूं, इसी को समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। जी हाँ, चलो यही समझते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है पश्चिमी घाट, ठीक है। क्या है? पश्चिमी घाट है इधर इस साइड, क्योंकि पश्चिमी तट पे क्या होगा? पश्चिमी घाट होगा, और पूर्वी तट पे क्या होगा? पूर्वी घाट होगा। ध्यान से बहुत समझने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है ना। जी हाँ, ओहो, ठीक है। अब इधर क्या होगा? पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट थोड़ा टूटा फूटा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से आता है और यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जहाँ पे मिलता है मेरे प्यारों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है नीलगिरी पर्वत। क्या है? नीलगिरी
पर्वत है। इसी नीलगिरी पर्वत में कौन मिल जाते हैं आकर के, इधर से पूर्वी घाट और इधर से पश्चिमी घाट। कौन मिल जाते हैं, इधर से पूर्वी घाट मिल जाता है, ये क्या है, पूर्वी घाट है, और ये क्या है, पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर मिल जाते हैं। कहाँ पे मिलते हैं मेरे प्यारों, नीलगिरी पहाड़ी पर मिल जाते हैं। और हाँ ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछता है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछता है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो इसका नाम क्या है मेरे प्यारों, इसका नाम है दोदा बेट्टा। ठीक है, इसका नाम क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ किसी अन्य कलर से, यहाँ पे गुलाबी से। इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कितना है, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है मेरे प्यारों, जी हाँ। अगर आपसे पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब आप अनायमुडी को कहिएगा, लेकिन अगर पूछ दे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो दोदा बेट्टा। लेकिन अगर के नीलगिरी पर्वत श्रेणी की या फिर नीलगिरी पर्वत की, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तब आप दोदा बेट्टा को ही आंसर कीजिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पर। हाँ, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारों, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती है। कह रहा है कौन सी नदी है जो कि अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती है साथियों, वो कौन सी नदी है। आपके समक्ष चार ऑप्शन है, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर या स्वर्ण रेखा। तो मेरे प्यारों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण रेखा। ध्यान देना है, जो स्वर्ण रेखा नदी मेरे प्यारे मित्रों, यह अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती और दामोदर ये तीनों नदियां, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से कर दे रहा हूँ, ये तीनों नदियां है ना, मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये तीनों नदियां अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, जी हाँ। इसके बारे में दूसरा पॉइंट एक और लिख लीजिएगा कि भारत में क्या, भारत में सिर्फ, भारत की सिर्फ भारत की सिर्फ तीन नदियां ही अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अब ये तीन नदियां कौन है, तो यही है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ठीक है, जी हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, भ्रंश घाटी का मतलब क्या है, ठीक है, इसको यहां समझ लीजिए, जिनको थोड़ा बहुत डाउट हो तो यहां समझिए। जैसे देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ या पर्वत है, पठार कुछ भी है, एक इधर भी है, ये भी क्या है, पहाड़ या पर्वत है। ठीक, जब दो पर्वतों के बीच से कोई नदी प्रवाहित हो, जब दो पर्वतों के बीच से क्या हो, कोई नदी प्रवाहित हो, क्या हो, कोई नदी प्रवाहित हो, तो इसको कहते हैं कि अपने भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। ठीक है, मैं यहां इसको भी लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग अगर नोट करना चाहे तो नोट करके कहीं भी लिख सकते हैं कि जब दो पर्वतों के बीच से, दो पर्वतों के बीच से नदी प्रवाहित होती है, नदी प्रवाहित होती है, तो उसे भ्रंश घाटी में प्रवाहित नदी कहते हैं, भ्रंश घाटी में
प्रवाहित नदी कहते हैं। ठीक है जी हाँ, क्लियर है ना ये? ठीक है ना जी हाँ। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि पर्वत पर्वत है, ये क्या है? पर्वत। ये भी क्या है? पर्वत। और बीच में ये क्या भाई? ये क्या है? ये नदी है। ठीक है जी हाँ, इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा के रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 2-3 प्रश्न और है, ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिए अच्छे से। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? देखिए अभी झीलों की बात कर रहा है, कह रहा है कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वह किस राज्य में स्थित है। एक प्रश्न आपसे अगर ये पूछता है, ऐसे डायरेक्ट भी बन सकता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो मेरे प्यारों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। लेकिन अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो बुलर झील है। कौन है? बुलर झील है। ठीक है जी हाँ। फिलहाल इसको बताइए कि जो चिल्का झील है ये किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है मेरे प्यारों कौन सा? उड़ीसा। क्या? उड़ीसा, यानी उड़ीसा राज्य में क्या है? चिल्का झील स्थित है। जम्मू कश्मीर में एक झील है बुलर झील। कौन सा? बुलर झील। ये जो बुलर झील है ना, ये क्या है कि ये दुनिया की सबसे मीठी झील है। ये क्या है? यह है, सॉरी दुनिया की नहीं, भारत की जी, ये भारत की सबसे बड़ी, ये भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। अब यार देखो, मीठे पानी की झील है इसका मतलब नहीं कि इसमें चीनी घोल दिया गया है या रसगुल्ला डाल दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीठे पानी का मतलब है कि पीने लायक है। आप खारा पानी नहीं पी पाते हैं, अगर आपके पानी में ज्यादा नमक डाल दिया जाए तो आप नहीं पी पाएंगे, लेकिन पानी में नमक नहीं है, सामान्य पानी है तो हम पी लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीठा पानी। कई बार कुछ लोग सोचते हैं, ऑफलाइन क्लास में ऐसे मैं पढ़ा रहा था, एक बच्चा पूछा था मीठा पानी मतलब कितना मीठा होता है। हमने कहा बच्चा मतलब जो पीने वाला पानी होता है उसी को हम लोग मीठा पानी कहते हैं, कोई चीनी शक्कर वगैरह नहीं उसमें घोला जाता है। ठीक है, ये मत सोचिए भाई उसमें रसगुल्ला घोल दिया जाता है। क्लियर है प्रश्न? जी हाँ। आंध्र प्रदेश में एक झील है, उसका नाम क्या है? कोलेरू झील। आप लोग जानते ही होंगे, आंध्र प्रदेश में भी एक झील है, क्या नाम है इसका? कोलेरू झील नाम है। क्या है? कोलेरू झील। ठीक है जी हाँ। उड़ीसा में हो गया। राजस्थान में तो बहुत सारी झील है, डीडवाना, राजसमंद है ना, और उसके बाद डीडवाना झील, राजसमंद, पिछोला, पुष्कर, इस प्रकार से ढेर सारी झीलें हैं। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है जी हाँ। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। जी हाँ, इस पर, यह प्रश्न ध्यान दीजिए, इस पर फोकस कीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल और भूटान के बीच सीमा का कार्य करता है? कौन सा राज्य नेपाल और भूटान के बीच सीमा का कार्य करता है? तो बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारों कि सिक्किम। क्या? सिक्किम। ये जो सिक्किम है ना, ये जो सिक्किम है, यह सीमा का निर्धारण करता है किसके? नेपाल देश का और भूटान देश का। कैसे करता है यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा आप सभी लोग तो जानते ही हैं, फिलहाल हमने बनाया भी था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वो छोटा सा बनाएंगे। ठीक है, चलो आप सभी जानते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक क्या है? नेपाल है। फिर यहां से लेकर के यहां तक क्या है? भूटान है। ठीक, इसके बीच में ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये कौन सा राज्य मेरे प्यारों? ये है सिक्किम। ये क्या है? ये सिक्किम है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? क्लियर है? जी हाँ। आइए आगे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारों, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, मजा आ जाएगा प्रश्न पढ़ के। कह रहे कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में पाई जाती है? अगर आपने पीछे देखा होगा, ठीक है, कह रहा है पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, या हिमाचल प्रदेश में, या उत्तराखंड में, या सिक्किम में? तो मेरे प्यारों आप लोग को याद है कश्मीर घाटी की, जब हमने पीछे बात किया कि कश्मीर घाटी किस राज्य में है, या फिर कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में था, यही तो आपसे पूछा गया था। तो वहां पे मैंने बताया था ना कि पीर पंजाल और हिमाद्री हिमालय के बीच। तो जो पीर पंजाल है कहाँ था?
कश्मीर में ही। कहाँ था? कश्मीर में ही, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाएगा। इसका सही उत्तर क्या है मेरे प्यारों? इसका सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। यानी पीर पंजाल जो श्रेणी है कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और जो पीर पंजाल श्रेणी है यह लघु हिमालय का एक हिस्सा है। किसका? यह है लघु या मध्य हिमालय का, लघु या मध्य हिमालय का एक हिस्सा है, एक श्रेणी है। ठीक है जी हाँ, ये प्रश्न समझ गए, इसमें कुछ था नहीं। अगर देखना हो तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ था, मैं फिर से उसी वहीं पे लेके चले आ रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको देखने की ही इच्छा होगी तो कहाँ गया जी? यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ मैंने बनाया था ना, देखो पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधार कहाँ है? हिमाचल में। अच्छा, यहाँ मैंने इंडिकेट नहीं किया था, मैं यहाँ इंडिकेट कर दे रहा हूँ। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। धौलाधार कहाँ है? एचपी में। मसूरी कहाँ है? यूके में। ठीक है, और ये एक है नाग टिब्बा और एक है इसका नाम है महाभारत श्रेणी। तो नाग टिब्बा और महाभारत दोनों ही कहाँ है? तो दोनों ही है नेपाल में। कहाँ है? दोनों ही है नेपाल में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया कि भाई हिमालय की 3 श्रेणियां, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो आइए मेरे प्यारों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। ठीक है, तो ये चीज हो गया, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारों? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी नहीं है? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न मेरे प्यारों। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्ववर्ती नहीं है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? जो अच्छे से पढ़े होगा या फिर जो हमारा ऑफलाइन क्लास किया होगा संकल्प संस्थान में, जलालपुर में या परावगंज में या तिलोचन में, तीनों ही सेंटर पर कहीं भी अगर हमारा क्लास लिया होगा तो उसको पता होगा कि पूर्ववर्ती नदी क्या होता है। क्या मेरे प्यारों? तो उसको पता होगा क्या कि पूर्ववर्ती नदी क्या होती है। पूर्ववर्ती नदी क्या होता है? कोई बता सकता है? अगर कोई बता सकता है तो मेंशन जरूर कीजिएगा, लिखिएगा जरूर। फिलहाल मैं उसकी परिभाषा यहाँ पे मैं आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है जी हाँ, पूर्ववर्ती नदी क्या होता है? हिमालय के उत्थान से, हिमालय के उत्थान से, हिमालय के उत्थान से, उत्थान के, हिमालय के उत्थान के पहले से ही प्रवाहित होने वाली नदियों को, हिमालय के उत्थान के पहले से ही प्रवाहित होने वाली नदियों को, पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ कैसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा पूर्ववर्ती नदी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो गंगा है ना, ये पूर्ववर्ती नहीं है, जबकि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु ये तीनों ही क्या है? पूर्ववर्ती नदियां मेरे प्यारों। अगर आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज है, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है मेरे प्यारों? ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलती हैं तिब्बत से। अरे बोलो कहाँ से? तिब्बत से। तिब्बत के पास एक झील है जिसका नाम क्या है? मानसरोवर झील। अरे बोल दो भाई, क्या नाम है? मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील के समीप से निकलती हैं सभी। मानसरोवर झील के पास से निकलती। ठीक है, अब ध्यान देना, जबकि जो गंगा है कहाँ निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर नामक स्थान से निकलते हैं मेरे प्यारों। ठीक है जी हाँ, तो ये पूर्ववर्ती नदी नहीं है, जबकि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु ये तीनों नदियां कैसी है भाई? पूर्ववर्ती नदी है। अगर आपको देखना है कि कैसे निकल रही थी तो मैं 2 मिनट का समय लेता हूं आपसे, 1 मिनट का, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट का समय लूंगा मेरे प्यारों। ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए चीज़ें, मेरा ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, बाकी पढ़ाई तो आप करते ही करते हैं वैसे भी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों।
और ऐसा भी नहीं कि मैं बनाने में मैप वगैरह बड़ा समय ले रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं तो जरा सा 1 मिनट का समय निकाल के समझ लीजिए। अभी ध्यान देना मेरे प्यारों, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, तिब्बत का मानसरोवर है। क्या है? तिब्बत का मानसरोवर है। ये जो मानसरोवर है ना, यहाँ पे कई सारी झीलों का समूह, ढेर सारी झीलें, ठीक है। तो यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। कै ठो? 3 ठो। एक ठो निकलता है तो इस प्रकार से होकर के पाकिस्तान में चला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं मेरे प्यारों। क्या कहते हैं? सिंधु नदी कहते हैं, ठीक है। और एक है यहीं से निकलता है राकसताल झील से, तो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इस प्रकार से आकर के फिर आगे कहाँ मिल जाती है? इसी सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। जी हाँ, इसी सिंधु में मिल जाती है। इसका कलर हम चेंज करते रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। जी हाँ, अब अगर हम बात करें किसकी, बात करते ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र इस प्रकार से ऐसे आता है हिमालय के समानांतर, ठीक है। यहाँ से प्रवेश करता है, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश असम में होते हुए यहाँ बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में, ठीक है ना। तो ये सिंधु नदी हो गया, ये हो गया सतलज, और ये क्या हो गया? इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। क्या हो गया मेरे प्यारों? इसका नाम क्या है? ये क्या है? ब्रह्मपुत्र है ना। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों नदियां कैसी हैं? ये तीनों नदियां पूर्ववर्ती नदी है। जबकि अगर हम बात करें गंगा की, तो यहाँ से निकलते हैं, ये है गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से इस प्रकार से निकलती है गंगा और आगे जाकर के कहाँ मिल जाती है? इसमें हाँ, आगे जाके जो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी वाला हिस्सा है, इसी में आगे जाकर के मिल जाती है। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी में ही मिलती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में, ठीक है ना। जी हाँ, यानी कि गंगा नदी निकलने के बाद जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है मेरे प्यारों? यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है? यहाँ पे इसका नाम हो जाता है पद्मा। इस स्थान पे इसका नाम क्या हो जाता है? इस स्थान पे ना इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या नाम हो जाता है? पद्मा नदी, ठीक है। ये कई बार आपने पढ़ा भी होगा और जाना भी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, बस 5 मिनट और आपका समय लेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, लगभग कितना गया ये वीडियो? दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ से पता चलता है? अच्छा हाँ, 1 घंटे 2 मिनट हो गया, ठीक है। जी हाँ, थोड़ा समय और लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। अब ध्यान देना, कह रहा है कि समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। देखिए, अगर इन चारों में सबसे प्राचीनतम पूछेगा तो कौन हो जाएगा? ट्रांस हिमालय श्रेणी हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय का निर्माण है ना, ये शिवालिक, बृहद और लघु से पहले ही हो चुका था। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो हिमालय है ना, ठीक है, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? एक तो देखो, 3 श्रेणियां मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी? एक तो मैंने बताया था बृहद हिमालय, ठीक, और दूसरा लघु या मध्य हिमालय, और तीसरा मैंने बताया था शिवालिक हिमालय। क्या बताया था मैंने? शिवालिक हिमालय। तो मेरे प्यारों, ये हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगे तीनों। और जो ट्रांस हिमालय है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। किस प्लेट का हिस्सा है? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। यानी ट्रांस हिमालय जो है उन तीनों से पहले हो चुका था। लेकिन अगर कहे कि हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियों में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, किसका? बृहद हिमालय का। किसका? बृहद हिमालय का हुआ था। किसका हुआ था? सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? बृहद हिमालय का, ठीक है। जी हाँ, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, मध्याह्न का मतलब दोपहर, ठीक है। मध्याह्न का मतलब क्या होता है? दोपहर, ठीक है। मध्याह्न है, दोपहर है, ठीक है। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? अब समझने का प्रयत्न करिएगा मेरे प्यारों, अब समझने का प्रयत्न करिएगा। जरा ध्यान देना आप, भारत का जो मानक समय रेखा है, ठीक है,
अभी हम उस पर आ रहे हैं। फिलहाल कह रहा है मध्याह्न है, मध्याह्न का मतलब 12 बज रहा है। क्या बज रहा है? 12 बज रहा है। कह रहा है कि 120 पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? अगर भारत में 12 बज रहा है तो उसी समय 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ईस्ट कह रहा है। अगर पश्चिमी कहता तो मैं घटाता समय को, लेकिन पूर्वी कह रहा है, ईस्ट कह रहा है, तो मैं समय को बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारी पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अगर 4 मिनट का समय लगता है तो बताओ 120 डिग्री पार करने में कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो हाँ, तो 4 से गुणा कर दीजिएगा। 4 में गुणा जब करेंगे 0, 4 दूनी 8, 4 का 4, हमको मिल रहे हैं कुल 480 मिनट। कितना मिल रहे हैं? कुल मिल रहा है मेरे प्यारों 480 मिनट। हमको पता है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ठीक है, तो भैया अगर ऐसे ही करेंगे तो लगभग 330, काफी ज्यादा हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है सवाल को ही गलत लिख दिया गया। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, 12 बज रहा है, तो उस समय 120 पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा? ओ हो, जी हाँ बिल्कुल। यदि भारतीय मानक समय रेखा पर हम यार जीरो से लेके जा रहे हैं, यही तो गलती कर रहे हैं। ध्यान, 1 सेकेंड जरा सा प्लीज, यही तो हम गलती कर रहे थे ना। हम क्या गलती कर रहे थे? ध्यान देना। कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा पर कितना बज रहा है? 12 बज रहा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना होगा? अगर मैं कहूँ भारतीय मानक समय रेखा कितना है भाई, कितने डिग्री देशांतर को माना गया है, तो आप कहेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, यही तो कहेंगे ना। अब 82.5 से हमको 120 तक जाना है, 80 20 100 हो जाएगा। ठीक है, 80 से मैं डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ, 80 20 100 हो जाएगा, 20 100 और 20 20 40। अब 40 में से 2.5 घटा दीजिए, यानी कि 2 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 38, यानी 37.5। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे इसको हटाते हैं। यानी कि 37.5 में आप 4 का गुणा कीजिए। इसमें 37 से 1/2 में अगर आप 4 का गुणा करेंगे, यानी पहले 37 का 4 में कर लेते हैं। 4 सत्ते 28 की 8 हासिल होगा, 2 4 3 12 2 14, क्या होगा? कितना होगा? 14 होगा मेरे प्यारों। और आधा डिग्री, जैसे कि मैंने बताया कि 1 डिग्री पार करने में कितना समय लग रहा है? 1 डिग्री पार करने में समय लग रहा है 4 मिनट का, तो आधा डिग्री पार करने में कितने मिनट का समय लगेगा? तो आधा डिग्री पार करने में 2 मिनट का समय लगेगा। तो हम 2 और जोड़ देंगे, यानी टोटल कितना मिनट मिल जाएगा? 150 मिनट मिल जाएगा मेरे प्यारों। अगर 150 मिनट मिल जाएगा तो बताइएगा 12 में अगर 150 जोड़ेंगे, लगभग 160 मिनट होना चाहिए। 150 के 4 से 28 के 8 हासिल होगा, 2 4 3 12 2 14। ठीक है, यानी लगभग 17 के आसपास जाना चाहिए, सॉरी 14 के आसपास जाना चाहिए, लेकिन इसमें गलत सवाल दे दिया है। ऐसे समझ लीजिएगा, मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ। ठीक है, इस सवाल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जिसमें गलती की संभावनाएं हैं। इसको मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है ना। जी हाँ, ऐसा सवाल जब मैं दूसरा वाला एपिसोड लूंगा, तो ऐसा सवाल मैं 2-3 ठो वहां पे करवा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो पीपीटी टीम है यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर गलती किया है, क्योंकि मैंने जो प्रश्न सेट किया था ऑप्शन के अनुसार सेट किया हुआ है। ठीक है ना। जी हाँ, आगे ध्यान दीजिए, ये प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, नहीं एक प्रश्न और होगा। जी हाँ, यही 2 प्रश्न और बचे हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। ये कह रहा है कि भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होती है? भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होती है मेरे प्यारों? ठीक है, आपके ऑप्शन है आदम के पुल के द्वारा, या पाक जल डमरू मध्य द्वारा, आदम के पुल के द्वारा, या पाक जल डमरू मध्य द्वारा, या मन्नार की खाड़ी द्वारा, या 8 डिग्री चलन द्वारा। श्रीलंका भारत से किस प्रकार से अलग हो रही है, यही आपको बताना है। तो मेरे प्यारों, आपको पता है कि भारत ये इस प्रकार से है, और यहाँ पे क्या है? श्रीलंका है। यहाँ बीच में कुछ खाली, यहाँ पे जो है ना, यहाँ से पानी इस पार से उस पार जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ इस पर आदम का पुल बना हुआ है। क्या बना है? आदम का पुल। वो आदम का जो पुल बना है जोड़ने के लिए बना है, ठीक है, न कि अलग करने के लिए। तो ये जो पानी वाला हिस्सा यहाँ से प्रवाहित होता है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाऊं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, जब समझा ही रहे हैं तो। जी हाँ,
यहां ध्यान दो। चलो अब ध्यान देना, ऐसे ये जो आपका देख रहा है ना श्रीलंका है, इसके बीच में थोड़ा सा खाली स्थान है, इसके बीच से पानी इस बगल से उस बगल जाती है, इसके बीच से पानी इस बगल से उस बगल जाती है, ठीक है। और इधर क्या है बच्चों, इधर है बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और इधर क्या है, भारत के नीचे क्या है, भारत के नीचे आपको पता है हिंद महासागर है पूरा, क्या है, हिंद महासागर है। तो बच्चों, और ये वाला जो पानी वाला हिस्सा है ना, ये इसको जल संधि कहते हैं। अब जल संधि क्या होता है सुन लीजिए बस, कि ऐसा सकरा जलीय क्षेत्र, ऐसा सकरा जलीय क्षेत्र जो दो भूभाग को अलग करती है और दो बड़े सागर महासागर को जोड़ती है, जल संधि कहलाती है। तो देखिए दो बड़े भूभाग को अलग कर रही है कि नहीं कर रही है, अरे बताओ। जी हाँ, यहाँ पे कौन है, इंडिया, यानी कि भारत को अलग कर रही है, और यहाँ पे किसको अलग कर रही है, श्रीलंका को अलग कर रही है। कौन, इसका नाम क्या है, इस जल संधि का नाम क्या है, तो इस जल संधि का नाम है मेरे प्यारों, इस जल संधि का नाम है पाक जल डमरू मध्य। इसका नाम क्या है, पाक जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, ठीक है। तो पाक जल डमरू मध्य के द्वारा श्रीलंका और इंडिया अलग होते हैं। कई बार लोग मन्नार की खाड़ी टिक करके चले आते हैं, लेकिन बच्चा मन्नार की खाड़ी यहाँ पे है, ये वाला जो पानी वाला ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, मन्नार की खाड़ी है। खाड़ी क्या होता है, ऐसा पानी वाला क्षेत्र जो तीन तरफ जमीन से घिरा हो उसको खाड़ी कहते हैं, तीन तरफ से। जैसे ये बंगाल खाड़ी देखेंगे, यहाँ पे पूरा अंडमान निकोबार है, इधर म्यांमार है, फिर भारत है, फिर पानी वाला हिस्सा है, तो खाड़ी कह रहे हैं क्योंकि तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, और ये जो थोड़ा सा क्षेत्र बच रहा है पानी वाला, इसी को हम लोग कहते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक है। जी हाँ, तो ये चीज समझ में आ गया। तो भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं, तो ये अलग होते हैं मेरे प्यारों पाक जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होते हैं, ठीक है। जी हाँ, आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, अंतिम प्रश्न है, इसको थोड़ा सा अच्छे समझाएंगे आपको। कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई किस राज्य में है, कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई किस राज्य में है, राजस्थान में, गुजरात में, या मध्य प्रदेश में, या त्रिपुरा में। तो मेरे प्यारे इसका बिल्कुल सही उत्तर है मध्य प्रदेश में, यानी कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई है, ठीक। जी हाँ, और ध्यान दीजिएगा, अगर हम राजस्थान में बात करें, तो अगर आपसे प्रश्न कभी ये पूछ ले कि सबसे न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है कर्क रेखा की, या सबसे कम लंबाई किस में है, तो है राजस्थान में, ठीक है। सबसे न्यूनतम लंबाई, सबसे न्यूनतम लंबाई, ठीक है। और अगर आपसे बात करें कि जो कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा मेरे प्यारों 8 राज्य से गुजरती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चित्र बना रहा हूँ और आपको अच्छे से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयत्न करिएगा हमारे साथ, ठीक है। मटर गश्ती बिल्कुल भी नहीं, और अच्छे समझने का कोशिश करिए। चलिए समझिए। चलो ये ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो, कर्क रेखा जो है इस प्रकार से गुजरती है, ठीक है, इस प्रकार से गुजर। अरे यहाँ पे ज्यादा टेढ़ा कर दी, इतना ज्यादा टेढ़ा भी नहीं रहेगा जितना हो गया है। तो इस प्रकार से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान देना, 23.5 डिग्री, क्या 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री यन, 2 डिग्री यन, 23.5 डिग्री यन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारों, इसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। अब ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ भारत के 8 राज्यों से, कौन कौन से राज्य हैं उनका मैं यहाँ पे नाम भी मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला है गुजरात, आपने इसका ट्रिक भी जानते होंगे, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, कोई बात नहीं है। गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, 4 हो गए,
उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ध्यान देना कहाँ पे कौन सा है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे है गुजरात और थोड़ा सा लगता है राजस्थान से, उसके बाद बीच में पूरा मध्य प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये पूरा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो अच्छे से यहीं पे समझ गए होंगे, ठीक है। मैं यहाँ इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म से आप समझ लीजिएगा। GJ मतलब गुजरात, RJ मतलब राजस्थान, MP मतलब मध्य प्रदेश, CH मतलब छत्तीसगढ़, JH मतलब झारखंड, WB का मतलब वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। तो ये 8 राज्य हैं मेरे प्यारों, ठीक है। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। ये 8 राज्यों से क्या गुजरता है? कर्क रेखा गुजरता, ठीक है। अगर बात करेगा आपसे कि सबसे ज्यादा लंबाई, तो मध्य प्रदेश में क्या सबसे ज्यादा लंबाई है, सबसे कम लंबाई की बात करेगा तो राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई, और इसमें क्या है, न्यूनतम लंबाई है। क्या है मेरे प्यारों? न्यूनतम लंबाई है, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर है आपको? जी हाँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो के बारे में अपना विचार कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिए, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें जरूर ये बताइए कि क्या आपको इस प्रकार के वीडियोस और चाहिए। तो अभी मैं जागृति से कुछ और टॉपिक लाने वाला हूँ। टॉपिक क्या, जो प्रश्न है उन्हीं को लाऊंगा और उन्हीं से प्रश्न करवाऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में बने, ठीक है। जी हाँ। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।